आपके साथ नुपुर सक्सेना। बिहार सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर में पंचायत चुनाव न कराने का फैसला लिया है। वही सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि पंचायत मुखियाओं का कार्यकाल भी नहीं बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना महामारी को लेकर सरकार अभी चुनाव कराने की हालत में नहीं है। सरकार ग्राम कचहरी, पंचायत समिति, जिला परिषद में कंसल्टेंट समिति का गठन करेगी। कोरोना की वजह से कयास लगाया जा रहा था कि पंचायत मुखियाओं का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा, लेकिन सरकार ने इस फैसले के जरिए उन सभी कयासों पर रोक लगा दी है। नीतीश सरकार के इस फैसले को लेकर राजद ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। पूर्व मंत्री विजय प्रकाश यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने गांधी जी के सपनों को खत्म कर दिया है। 16 साल सत्ता पर रहने से मन नहीं भरा है तो अब पंचायत की ठेकेदारी कर रहे हैं। ये फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, कल का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण रहा और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के सपनों पर गोडसे रूपी आरएसएस का टोपी पहनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य के ठेकेदारी 16 वर्षों से लगातार कर ही रहे थे, मन नहीं भरा, जिसके कारण अब महात्मा गांधी के सपनों को चूर करते हुए वह पंचायतों का ठेका लेना चाहते हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। आज का दिन काला दिवस के रूप में मनाया जा सकता है, क्योंकि लोकतंत्र का हत्या माननीय नीतीश कुमार जी के हाथों एक बार फिर होने का काम किया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशांक, विपक्ष का काम क्या सिर्फ आलोचना करना और हर चीज पे राजनीति करना है? अब पंचायत चुनाव को लेकर फैसला लिया गया है, उस पर भी विपक्ष को दिक्कत है। विपक्ष क्या चाहता था कि इस कोरोना काल में भी चुनाव कराए जाए? देखिए, विपक्ष जो है सिर्फ राजनीति करने का यहाँ पे मुद्दा बना रहा है। देखिए, नुपुर, समझने का बात है, ये बहुत तकनीकी और कानूनी मामला था। नीतीश कुमार ने जो किया है वो वही काम किया है जो शायद विपक्ष कह रहा है, लेकिन उसका तरीका अलग हुआ। देखिए, जो पंचायतों का गठन है वो पंचायतों का गठन भारत सरकार के 73वें संविधान संशोधन में जो पंचायतों का स्वरूप होगा वो निर्धारित कर दिया गया है। यानी आप भारत सरकार के जो पार्लियामेंट है, माफ कीजिएगा, जो पार्लियामेंट है, संसद है, संसद ने 73वां संशोधन किया था, संविधान संशोधन, जिसमें पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी। उसके तहत उसमें साफ लिखा हुआ कि आप जो है पंचायतों का कार्यकाल 5 साल का होगा। उसके बाद उसी संविधान संशोधन में ये भी लिखा हुआ है कि राज्य सरकार इन प्रारूपों के अनुसार, यानी जो 73वें संविधान संशोधन में प्रारूप बनाए गए उनके अनुसार अपने यहाँ कानून बनाए। उसके लिए उसके बाद 1993 में बिहार में पंचायती राज अधिनियम 1993 बनाया गया। उसके बाद 2006 में उसको फिर से बिहार राज्य पंचायती राज अधिनियम 2006 बनाया गया। उन तमाम चीजों में यही प्रावधान है कि पंचायतों का कार्यकाल 5 साल होगा। यानी संवैधानिक व्यवस्था है जिसमें पंचायतों का कार्यकाल 5 साल किया गया। ऐसे में किसी भी पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए एक्ट को राज्य सरकार अपने एक्ट से परिवर्तित नहीं कर सकती है, उसमें सिर्फ संशोधन कर सकती है। दूसरा विषय था, जब 2006 का पंचायती राज अधिनियम बना नुपुर, तो 2006 के पंचायती राज अधिनियम में ये कहीं जिक्र नहीं था कि अगर पंचायतों के चुनाव समय पे नहीं हुए, यानी 5 साल के बाद नहीं हुए, तो क्या होगा। ऐसे में तो रूल है, जो नियम है, तमाम क्षेत्रों पर लागू होता है कि वो पंचायत हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, वो स्वतः डिफंग हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। आप उसको बढ़ा नहीं सकते हैं किसी भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, या फिर राज्य सरकार अपने स्तर पे इसको चेंज नहीं कर सकती। शशांक, तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने एक बीच का रास्ता निकाला है, जिस तरह से परामर्श समिति का गठन किया गया है। बिल्कुल, नीतीश ने वही किया है जो विपक्ष मांगते आया है, लेकिन जो संविधान के दायरे में है। देखिए, नीतीश सरकार ने उसके बाद जो कैबिनेट में अपनी पास कराया, उसने कहा कि क्योंकि विधानसभा के चुनाव 15 जून तक नहीं हो पाएंगे, इसलिए पंचायतों के चुनाव 15 जून तक नहीं हो पाएंगे, इसलिए पंचायतों के कामकाज को संचालित करने के लिए पंचायत परामर्श समिति बनेगी। और वो पंचायत क्योंकि देखिए, पंचायतों के पास तमाम वित्तीय अधिकार भी होते हैं, और जब आपका कार्यकाल समाप्त हो गया है, अब आप मुखिया तकनीकी तौर पे नहीं रहे हैं, ऐसे में वित्तीय अधिकार आपके पास से निकलकर सीधे प्रशासन के पास, शासन के पास चले जाते हैं। जैसे विधानसभा के चुनाव में अगर आपका कार्यकाल समाप्त हो गया है, विधान चुनाव नहीं हो पाए या किसी काम से विधानसभा बंद होगी, तो सारे अधिकार राज्यपाल के पास चले जाते हैं। यही तरीका पंचायतों में भी है। तो सरकार ने एक परामर्शी समिति बनाने की बात कही है, जो इसका नोटिफिकेशन बाद में निकालेगी, वो गवर्नमेंट निकालेगी नोटिफिकेशन।
कमीशन। तो एक अध्यादेश के माध्यम से राज्य सरकार ने एक व्यवस्था की है कि 2006 के पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया है और इस अध्यादेश के माध्यम से, और उसमें ये व्यवस्था की है कि जब अगर समय पर चुनाव नहीं हो पाए, इस बात की बात नहीं की गई, उन्होंने संशोधन ही कर दिया है कि अगर चुनाव नहीं हो पाए तो तमाम पंचायतों का कार्य पंचायत परामर्शी समिति करेगी और उसके मेंबर कौन कौन से होंगे ये बाद में नोटिफिकेशन से तय किया जाएगा। निश्चित तौर पर उसके मेंबर पंचायत के प्रतिनिधि होंगे जो अभी इनकम्बेंट है, जो अभी निवर्तमान होंगे, वही इसके मेंबर भी होंगे। और चूंकि वित्तीय अधिकारों की बात है वो उनको नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो चुने हुए जनप्रतिनिधि हम नहीं बचे हैं, ऐसे में अधिकार प्रशासनिक अधिकारियों के पास हो सकते हैं। तो परामर्शी समिति अपनी परामर्श देगी और उसके अनुसार प्रशासन काम करेगा। लेकिन आरजेडी इस फैसले से बिल्कुल भी संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। उसने इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। आरजेडी की तरफ से बयान आया है कि नीतीश कुमार 16 साल से सत्ता में, उनका मन नहीं भर रहा तो अब पंचायत का भी वो ठेकेदारी करने लगे हैं। देखिए, विपक्ष का काम है राजनीति करना, विपक्ष राजनीति कर रही है। विपक्ष का कहना है कि चुनाव को नहीं करा रहा। तो देखिए, जब चुनाव हो रहे थे बंगाल में, यही विपक्ष कह रहा था कि आप कोरोना काल में चुनाव करा रहे थे, जबकि वो बंगाल में चुनाव तो बिहार में। देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि बिहार के जो पंचायतों के चुनाव रुके थे, अटके थे, उसका सिर्फ कारण कोरोना नहीं है। कोरोना काल अभी आया है। नुपुर, कोरोना काल से पहले भी 4 महीनों से कवायद चल रही थी कि पंचायत चुनाव कराए जाए, लेकिन आखिर पंचायत चुनाव क्यों नहीं हो पाए? उसका एक कारण है कि बिहार सरकार ने अपना फैसला लिया था, सैद्धांतिक फैसला लिया था कि इस बार चुनाव ईवीएम से कराए जाएंगे, क्योंकि कई मल्टी लेयर इलेक्शन होते हैं बिहार पंचायती चुनाव के। कई बैलेट, एक आदमी को कई बैलेट में वोट डालना होता है। वो मुखिया का होता है, ग्राम सभा सदस्य का होता है, ग्राम कचहरी का जो सरपंच होता है उनका होता है, जिला परिषद सदस्य का होता है, पंचायत समिति सदस्य का होता है, यानी तमाम ऐसे पद होते हैं जिनको एक बार में वोट डालना होता है। तो इसकी काफी जटिल प्रक्रिया होती है। तो उसने ईवीएम से कराने का फैसला लिया था, लेकिन ईवीएम खरीद में राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग ने एक तकनीकी पेच फंसाया, जिसकी वजह से उनके बिना एनओसी के कोई सप्लाई नहीं कर सकती थी। ये मामला काफी लंबे दिनों चल रहा था और कोरोना का पीक शुरू होने से पहले, यानी अप्रैल के पहले हफ्ते तक, अप्रैल के दूसरे हफ्ते तक राज्य सरकार के अधिकारी और राज्य जो निर्वाचन आयोग है उसके सचिव योगेंद्र राम कई बार जाकर वहां पर दिल्ली में अपना प्रेजेंटेशन भी दिया है भारत निर्वाचन आयोग के सामने। तो 2 मामले हैं। पहला तो ईवीएम का मामला नहीं सुलझा था, इसलिए चुनाव में देरी हुई। शशांक, बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर बीते कुछ दिनों से सियासत बहुत ज्यादा गरमाई हुई थी। इससे पहले अगर आरजेडी की ही बात करें तो आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव ने भी कार्यकाल बढ़ाने की मांग की थी। देखिए, वो सारे लोग जनप्रतिनिधि हैं। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष में है, नुपुर एक संवैधानिक पद है। उनको पता है कि संवैधानिक चीजों को बदलने का राज्य सरकारों के पास बहुत ज्यादा अख्तियार नहीं होता है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि जो पंचायतों का कार्यकाल 5 साल होगा, ये 73वें संविधान संशोधन में तय कर दिया गया था, जिसको पार्लियामेंट ने पास किया था। यानी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को आप एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन से कैसे चेंज कर सकते हैं? और अभी चूंकि लेजिस्लेशन एक्टिव भी नहीं है, ऐसे में आप किसी भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से या किसी भी ऑर्डिनेंस के माध्यम से किसी पार्लियामेंट के फैसले को नहीं बदल सकते हैं। इसलिए अपने अंदर जो आपके जो पंचायती राज अधिनियम है 2006, उसमें संशोधन की जरूरत है। और क्योंकि ये 5 साल का कार्यकाल होगा, ये संविधान के जो संशोधन हुआ था उसके प्रारूप में था, इसलिए कहा गया कि प्रारूपों को पालन करते हुए सरकार अपने कानून बनाए। तो राज्य सरकार ने जो 2006 में कानून बनाया है उसमें ये कहीं जिक्र नहीं था कि 5 साल के कार्यकाल अगर पूरा हो जाता तो क्या करना है। लेकिन ये कहीं से संविधान परक नहीं होगा कि किसी का भी कार्यकाल बढ़ाने की ताकत सरकार में है। वो किसी का कार्यकाल नहीं बढ़ा सकती है, क्योंकि उससे तमाम वित्तीय अधिकार जुड़े होते हैं। इसलिए कार्यकाल बढ़ाना सरकार के हाथ में नहीं है। संचालन कैसे होगा पंचायतों के काम का, ये सरकार को तय करना। सरकार ने जो ऑर्डिनेंस लाकर वो तय किया है। बीजेपी की तरफ से सुशील कुमार मोदी ने ये कहा है कि आरजेडी और कांग्रेस को संविधान का काका गा भी नहीं पता। उन्हें ये नहीं पता है कि जिस तरह से विधानसभा का कार्यकाल एक्सटेंड नहीं हो सकता, उसी तरह पंचायत का कार्यकाल भी एक्सटेंड नहीं हो सकता है। बिल्कुल नुपुर, मैं यही बात आपको बता रहा हूँ कि जो पंचायतों का गठन है, देखिए समझने की बात है, वो 73वां संविधान संशोधन जब हुआ था उस वक्त ये चीजें क्लियर कर दी गई थी कि इसका प्रारूप क्या होगा, इनके दायित्व क्या होंगे, इनमें अधिकार क्या होंगे और इनका कार्यकाल क्या होगा। और राज्य सरकारों को 73वें संविधान संशोधन में कहा गया था कि आप इन तमाम प्रारूपों के अनुसार अपने यहाँ कानून बनाए, पंचायती राज कानून बनाए। तो आप उसका जो मूल भावना है, उसका कार्यकाल 5 साल होगा, उसका राज्य सरकार का अख्तियार नहीं है कि उसको कम या ज्यादा कर सकती है। ऐसे में पंचायतों के संचालन के लिए ही वो कोई नियम बना सकती है, और जो बेहतरीन नियम हो सकता था वो राज्य सरकार ने बनाया है कि आप पंचायत संचालन समिति बने, परामर्शी समिति बने, माफ कीजिएगा,
पंचायतों के जो विकास का कार्य होगा, यानी पंचायत विकास परामर्श समिति बने, और वो विकास परामर्श समिति में वही मेंबर हो सकते हैं जो अभी तो उसका जो ऑर्डर आना है, उसका जो कहा जाए सरकार अपना तरफ से एक ऑर्डर पास करेगी, लेकिन कौन कौन उसके मेंबर होंगे, तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजों को उसमें शामिल करके पंचायतों का काम चलते रहे, पंचायतों का काम नहीं रुकना चाहिए, ये प्रायोरिटी है, ना कि जो है मुखिया कौन बन जाए और ना बन जाए। क्योंकि तमाम विषम परिस्थितियां ऐसी आई हैं जब पंचायत चुनाव नहीं हो पाए हैं, ऐसे में परामर्श समिति बनाने का निर्णय कहीं ना कहीं बीच का रास्ता ही नहीं कहे, बल्कि जो सर्वोत्तम रास्ता हो सकता था वो है, इससे पंचायत प्रतिनिधियों का जो गरिमा है या पंचायत प्रतिनिधियों का रोल है वो भी बचा रहेगा, क्योंकि परामर्श समिति में वही लोग होने वाले हैं। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने भी कार्यकाल बढ़ाने की मांग की थी, हालांकि उन्होंने ये फैसला आने के बाद इसका स्वागत भी किया है। देखिए, जीतन राम मांझी ने जो कार्यकाल बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन बाद में जब ये परामर्श समिति बनी और जो कैबिनेट ने फैसला किया, उसके बाद ऑर्डिनेंस लाया गया, तो जीतन राम मांझी को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की समझ है, वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको पता है कि जो सर्वोत्तम रास्ता था वो ये हो सकता था जिसमें जनप्रतिनिधियों की भागीदारी बनी रहेगी। देखिए, जनप्रतिनिधि को विकास परामर्श समिति रहेगी गांव की, और वो तमाम चीजों को एडवाइस करेंगे, अकॉर्डिंगली एडमिनिस्ट्रेशन बिहेव करेगा। यानी कोई मान लीजिए कोई नाला बनाना है, तो नाला सीधे बीडीओ साहब नहीं बना सकते हैं, उसके लिए फिर उसी तरह से ग्राम सभा की, क्योंकि ग्राम सभा डिफंग हो गई है, तब ग्राम सभा की जगह पर ग्राम विकास परामर्श समिति बन गई है। यानी क्योंकि उनके पास कानूनी अधिकार नहीं बचे, मुखिया के पास ग्राम सभा डिफंग हो चुकी है, इसलिए उसको संचालन के लिए 2006 के पंचायती राज एक्ट में संशोधन किया गया है और एक परामर्श समिति गठन किया गया है जो कि परामर्श देगी और उसके अकॉर्डिंगली राज्य सरकार खर्च करेगी। क्योंकि पंचायत प्रतिनिधियों के पास वित्तीय अधिकार थे, और जब आप चुने हुए सदस्य नहीं है तो वित्तीय अधिकार आपके पास नहीं हो सकते हैं, ये फाइनेंशियल रूल का भी वायलेशन होगा। इसलिए तमाम ऐसी चीजें जुड़ी हुई है जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से जुड़ी हुई है, जिनको राज्य सरकार के पास बहुत अख्तियार नहीं है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष का काम राजनीति करना है। विपक्ष के लोग संवैधानिक पदों में हैं, संवैधानिक पदों में रह चुके हैं, उनको पता है, लेकिन चूंकि घेरना है पंचायत का एक बहुत बड़ा जाल है, पंचायत प्रतिनिधियों की बहुत बड़ी संख्या है, पंचायतों के काम से बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, तो उनको लगता है कि ऐसे अवसर पर अगर उनकी तरफ से बोला जाए तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल गेन होगा। बिल्कुल शशांक, आपने बिल्कुल सही बात कही कि विपक्ष राजनीति करने का काम कर रहा है, पॉलिटिकल गेन करने की कोशिश कर रहा है, तो वही नीतीश कुमार ने बीच का रास्ता निकाला है परामर्श समिति का गठन करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए शशांक। तो नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें, पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। नीतीश कुमार ने बीच का रास्ता निकाला है, उन्होंने परामर्श समिति का गठन किया है, लेकिन इसी को लेकर आरजेडी ने इस फैसले पर विरोध जताया है। आरजेडी का कहना है कि ये फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। बढ़ते हैं आगे। एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीएम को पत्र लिखकर कोरोना वैक्सीन फ्री में मुहैया कराने की मांग की है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन ने फ्री वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग की है, पीएम को इसके लिए पत्र लिखा है। तो हेमंत सोरेन की तरफ से पीएम को पत्र लिखकर कोरोना वैक्सीन फ्री में उपलब्ध करवाने की मांग की है। तो वही गठबंधन सरकार में शामिल कांग्रेस पार्टी ने वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र से कहा है कि देश में जितनी भी महामारी आई है तो केंद्र सरकार ने निःशुल्क टीका उपलब्ध कराया है, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। वही कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आलोक दुबे ने भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि बाबूलाल मरांडी की जिम्मेदारी बनती है कि केंद्र सरकार से वैक्सीनेशन को लेकर बात करे। तो वैक्सीनेशन को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीएम को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कोरोना वैक्सीन फ्री में मुहैया कराने की मांग की है। तो वही कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि जितनी भी महामारी आई है अब तक देश में, तो उसके लिए केंद्र सरकार ने ही निःशुल्क टीका उपलब्ध कराया है, लेकिन अब जो हालात है वो बदल चुके हैं। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शुभम कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीएम को पत्र लिखा है और कोरोना वैक्सीन फ्री में उपलब्ध कराने की मांग की है, तो ये फ्री वैक्सीन का जो पेच है वो आखिरकार फंस क्या रहा है, क्योंकि लगातार ऐसी मांग हो रही है कि फ्री में वैक्सीन दी जाए।
बिल्कुल नूपुर, देखिए जिस तरीक़ा से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैक्सीन पॉलिसी के तहत पत्र लिखा और ये पत्र लिखे हुए 2 दिन हो चुके हैं और पत्र में साफ तौर पर वैक्सीन की कमियां, वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में लिखा गया है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ तौर पर उस पत्र में लिखा है कि देश के संघीय ढांचे में ऐसा पहली बार हुआ है कि राज्य सरकार को खुद से निर्यात करना पड़ रहा है, खुद से खरीदना पड़ रहा है बाजारों में जाकर वैक्सीन। और लगातार वो प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार से एक गुहार लगा रहे हैं कि राज्य को फ्री में वैक्सीन दिया जाए, क्योंकि 18 प्लस से जो भी युवा हैं, 18 से 45 वर्ष के जो लोग हैं जिन्होंने अभी तक टीका नहीं लिया है, अगर सरकार उनके लिए टीका खरीदती है तो वित्तीय वर्ष में 1000 करोड़ रुपए का राज्य सरकार पर बोझ पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं स्थिति झारखंड को लेकर है और जिस तरीका से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द झारखंड में मुफ्त टीकाकरण की शुरुआत की जाए। और जिस तरीका से अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी ये साफ बात कहा है, मीडिया से बात करते हुए उन्होंने साझा किया इस बात को कि जब केंद्र सरकार और केंद्र वित्त मंत्री के तरफ से आवंटित किया गया था कोरोना के इस काल में 35,000 करोड़ रुपए, तो आखिर उस पैसे का इस्तेमाल कब होगा, क्योंकि झारखंड शुरू से ही एक आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण पिछड़ा वर्ग है, झारखंड में गरीबी बेहद ज्यादा है। उसी को लेकर कहीं ना कहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जगाने का प्रयास किया गया है। और इसी कड़ी में अगर बात करें, राजनीतिक अगर बात करें, तो कल पूरे देश में, झारखंड में क्योंकि गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस की एक अहम भूमिका है और कांग्रेस के द्वारा एक कैंपेन चलाया गया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि जिस तरीका से वैक्सीन जो केंद्र सरकार को मिल रहे हैं वो वैक्सीन राज्य सरकार को भी मुफ्त में मुहैया कराया जाए। हालांकि इसमें दो डिफरेंसेस की अगर बात करें, अपने जो पत्र लिखा है उसमें कहा है कि वैक्सीन देना केंद्र का काम है, राज्य का नहीं है। तो कहीं ना कहीं उन पर ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है। देखिए ऐसी बात तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन नुपुर एक बात आप बिल्कुल कह सकते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पत्र में 3-4 बातें को महत्वपूर्णता से रखा है। और दूसरी बात, अगर जिसने आपने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुफ्त वैक्सीन की मांग की है, राज्य सरकार का काम नहीं है, लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि जब जब देश में आपदा आई है, जब जब देश में महामारी आई है, चाहे वो पोलियो की बात कर ले, खसरा के टीके की बात कर लें, तो केंद्र सरकार अब तक उसे मुफ्त में मुहैया कराता रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि इस महामारी के दौर में जब केंद्र सरकार ने, क्योंकि जिस तरीके से बन्ना गुप्ता ने यह केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री का यह आरोप था कि जब चुनाव हुए थे इस कोरोना काल में, 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, 5 राज्यों में केंद्र सरकार के द्वारा चुनावी बिगुल में ये दावे किए गए थे कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक देशवासी को मुफ्त में वैक्सीन दिया जाएगा, मुफ्त में टीकाकरण का लाभ दिया जाएगा। तो वो कहाँ गए वो वादे, कहाँ वो वादे धरातल पर क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? ऐसे तमाम सवाल हैं और इन तमाम सवालों के बीच बस राज्य की जनता पिसती हुई नजर आ रही है। अब यह देखना होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा जो पत्र लिखा गया था उस पत्र का जवाब केंद्र सरकार और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस स्वरूप में देते हैं। क्या झारखंड को मिलेगा मुफ्त में टीका? क्या झारखंड सरकार को कुछ रियायतें देने वाली है केंद्र सरकार? ऐसे तमाम सवाल हैं और पत्र का दौर जारी है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बस उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी, नुपुर एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता, प्रवक्ता हैं, ये भी आरोप लगा रहे हैं कि अभी तक जो भी राज्यों में टीका पहुंचा है वो केंद्र की तरफ से मुफ्त में पहुंचा है, तो पैसे की बात कहां से आ गई? तो कहीं ना कहीं बातों में डिफरेंस बखूबी देखने को मिल रहा है। लेकिन अब यह देखना होगा जिस तरीका से तीसरी लहर का दस्तक दे चुका है झारखंड में, उससे निपटने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में परस्पर संबंध, परस्पर सहयोग होना बेहद जरूरी है। तभी जाकर एक संघीय ढांचे को हम एक अच्छा स्वरूप दे सकते हैं। जी, वैक्सीन के अगर दामों की बात की जाए तो ऐसा क्यों है कि केंद्र सरकार को कम दाम पे वैक्सीन मिल रही है और राज्य सरकार को ज्यादा दाम पे? क्या केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ भेदभाव कर रही है? देखिए, भेदभाव की अगर बात करें तो जिस तरीका से केंद्र को कम दामों में वैक्सीन मुहैया हो जा रहा है और राज्य सरकार को उसी का दुगना दाम देना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं स्थितियां थोड़ी कह सकते हैं हाथ से अनुकूल दिखाई दे रही हैं और राज्य सरकार इसी चीज़ का विरोध कर रही है कि आखिर एक ही देश में और एक ही प्रांत में दो ही भेदभाव के नज़रिए से क्यों देखा जा रहा है। और इसी वजह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मतलब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुफ्त में वैक्सीन की मांग कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी झारखंड में
अगर उचित समय पर झारखंड में मुफ्त वैक्सीन मुहैया करा दिया जाता है तो महज 5 महीने में पूरे झारखंड वासियों को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। अगर विशेषज्ञों की माने तो ये कहा गया है कि अगर वैक्सीन की प्रॉपर खेप झारखंड में पहुंच जाती है तो प्रत्येक दिन 2,46,000 लोगों को वैक्सीन दिया जा सकता है। हालांकि अभी औसतम अगर दर की बात करें तो महज 35 से 38 हजार लोगों को ही प्रत्येक दिन वैक्सीन दिया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं वैक्सीन की कमी जरूर है, इसीलिए पत्र भी लिखा गया है और पत्र का जवाब का इंतजार किया जा रहा है और झारखंड वासी भी इस दिन का इंतजार कर रहे हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर मुफ्त में टीका दिया जा रहा है तब भी लोग जाने से डर रहे हैं। अगर पैसों से टीका दिया जाएगा, अगर राज्य सरकार उसे निर्यात करती है तो कहीं ना कहीं परिस्थितियां और दूसरी दिखाई देने पर मतलब अनुकूल देखने को मिल सकती है। तो अब यह देखना होगा कि राज्य सरकार इस पर क्या कदम उठाते हुए नजर आती है। जी शुभम, कांग्रेस एक तरफ फ्री वैक्सीन की मांग कर रही है, उसके लिए सोशल मीडिया पर लगातार कैंपेन चला रही है, लेकिन वही अगर बात करें कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान की तो वहां पर कितनी सारी वैक्सीन है जो डस्टबिन में पाई जाती है। बिल्कुल, देखिए अलग अलग राज्य की अलग अलग परिस्थितियां हैं, अलग अलग कह सकते हैं ज्योग्राफिकल फैक्टर हैं और चाहे वहाँ के लोगों की मानसिकता की अगर बात कर ले, क्योंकि इस महामारी के दौर में सबको मिलजुल कर काम करने की आवश्यकता है। राजनीतिक शब्द का इस महामारी के दौर में यूज ना किया जाए तो ही बेहतर है। दूसरी बात करें, आपने राजस्थान की बात की है, झारखंड पर भी यह आरोप लगाया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, एक रिपोर्ट में कहा गया था कि झारखंड में भी 35% से ज्यादा वैक्सीन की वेस्टेज होती है। तो कहीं ना कहीं इनके पीछे जो भी लोग गुनहगार हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की भी आवश्यकता है। और राजस्थान की आपने बात कही तो प्रत्येक राज्य में प्रत्येक राज्यों के मुख्यमंत्री का यह दायित्व बनता है कि अपने राज्य में वैक्सीन की वेस्टेज पर अंकुश लगाएं, तभी जाकर हम इस महामारी के दौर में अपने राज्यवासियों की जिंदगी को बचाने में आगे आ पाएंगे। और इस पर राजनीतिक ना की जाए तो बेहतर है और एक परस्पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच में सहयोग होना और संबंध होना बेहद जरूरी भी है। जी जैसा कि अभी आपने भी केंद्र सरकार की रिपोर्ट का जिक्र किया जिसमें ये बात सामने आई थी कि झारखंड में 37.3% वैक्सीन की डोसेस बर्बाद की जाती है, तो उसको लेकर सरकार क्या कर रही है कि वेस्टेज को रोका जाए, क्योंकि यहाँ पर एक एक बूंद को बचाना हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि पहले से ही वैक्सीन की किल्लत देखी जा रही है। बिल्कुल नुपुर, आपने बिल्कुल बात सही कही है। वैक्सीन की किल्लत सभी राज्यों में है, चाहे वो दिल्ली की बात कर ले, चाहे वो झारखंड की बात कर लें, चाहे वो बंगाल की बात कर ले, चाहे उड़ीसा की बात कर ले, सभी राज्यों में वैक्सीन की दिक्कत है क्योंकि महामारी का दौर, दूसरा लहर बहुत खतरनाक साबित हुआ है पूरे देश के लिए। कई लोग आज हमारे बीच नहीं हैं, शायद अगर उन्हें टीका दे दिया जाता तो वो आज हमारे बीच उपस्थित होते। और वैक्सीन की वेस्टेज की बात कर लें तो मैं फिर से एक बात दोहरा रहा हूँ, इसके पीछे जो भी लोग जिम्मेवार हैं उन पर सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। दूसरी बात करें इसी कड़ी में, जिस तरीका से झारखंड में वैक्सीन की वेस्टेज की बात सामने आई थी तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सत्ताधारी पार्टी गठबंधन की सरकार के तमाम दलों का कहना है कि झारखंड सबसे कम वेस्टेज करने वाली राज्य है। तो कहीं ना कहीं आखिर की सबसे कम और सबसे ज़्यादा की बात नहीं है, वेस्टेज क्यों करना है वैक्सीन का। उचित समय पर उचित लोगों को और सभी लोगों को जा जाकर वैक्सीन की देने की प्रक्रिया झारखंड में शुरुआत हो चुकी है। मोबाइल वैन के जरिए टीकाकरण का लाभ अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिया जा रहा है, चाहे वो बोकारो की बात कर लें, चाहे वो चंदन कियारी की बात कर लें, ऐसी जगहों पर अब मोबाइल वैक्सीनेशन वैन की शुभारंभ कर दी गई है। और कह सकते हैं झारखंड में अगर उचित समय पर और सही मात्रा में वैक्सीन की खेप झारखंड पहुँचती है तो महज 5 महीने के अंदर पूरे झारखंड वासियों को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल शुभम, आपने बिल्कुल सही कहा कि मोबाइल वैक्सीनेशन वैन की शुरुआत हो गई है, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए शुभम। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है, उन्होंने फ्री वैक्सीन की बात की है। इसके अलावा कांग्रेस ने भी लगातार वो सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रही है और फ्री वैक्सीन की मांग कर रही है। बाबूलाल मरांडी वैक्सीन को लेकर केंद्र से बात करे, ऐसा कांग्रेस ने मांग की है। तो एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीएम को पत्र लिखकर कोरोना वैक्सीन फ्री में देने की बात कही है, तो वही गठबंधन में रह रही कांग्रेस सरकार ने भी बाबूलाल मरांडी को वैक्सीन को लेकर केंद्र से बात करने की मांग की है।
आइए आपको सुनाते हैं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आलोक दुबे ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। में जितनी भी महामारियां हुई हैं उसके टीके बने हैं तो केंद्र सरकार ने हमेशा पूरे देश को निःशुल्क टीका उपलब्ध कराया। चाहे हैजा हो, चेचक हो, मलेरिया हो, पोलियो हो, हर टीका इस देश के नागरिकों को फ्री में दिया गया। आज भी देश की जनता मांग करती है। बाबूलाल मरांडी जी ने कहा कि आपने तो कहा था कि हम अपने राज्य को मुफ्त में देंगे। हाँ, देंगे, ये मैंने कहा था, लेकिन आज दुनिया के आगे हाथ फैलाने की स्थिति में किसने छोड़कर रखा है? प्रधानमंत्री जी ने कहा है। आज हमारे देश की जो कंपनियां टीका बनाती है, जॉनसन एंड जॉनसन, 1 साल के लिए उसके पूरे टीके विदेशी लोगों ने बुक कर लिया। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।